Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Dishti Bhartiya. Let us we talk about today's new topic. So हम स्टार्ट करने वाले हैं NCERT क्लास 7 पार्ट 6 में. अवर पार्ट सेकंड में टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन से रिलेटेड लाइन टू लाइन हम हिंदी एक्सप्लेनेशन में सारे आंसर्स जो है वो भी डिस्कस करेंगे और टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चन भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो वी स्टार्टेड टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन. अब बात इस चैप्टर की तो हमें पता होना चाहिए कि यूपीएससी एमपीपीएससी से रिलेटेड ऐसे राइटिंग बहुत ज़्यादा 3 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं. और रही बात इम्पोर्टेंट तो क्लास 7 में भी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं. और ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो एसआई एसएससी रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैपिडली पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे. सो गाइज, please subscribe my channel, like my video and share this video after completion this video with your friends and loved ones. So we started Towns, Traders and Craftspersons textbook reading with Hindi explanation. So friends, let us we talk about CBSE class 7th social science chapter number 6 history towns traders and craft persons. So जितने भी important aspects हैं वो हम अब पॉइंट्स के फॉर्म में बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं. और जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 6 ऑलरेडी एनसीईआरटी से पढ़ लिया है, तो अब आगे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं वन बाय वन. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द मिडाइवल पीरियड इन द 17th सेंचुरी वॉज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन. जैसा कि हमें पता है कि 17th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन देखने को हमें मिला है. Many medieval towns combined several functions. They were administrative centers, temples towns, as well as centers of commercial activities and craft production. Medieval towns जैसे कि हमें पता है उन्होंने टाउन्स में ही बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनाए, टेम्पल्स बनाए और साथ ही साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ और क्राफ्ट प्रोडक्शन को भी सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया था. सो अब हम सबसे पहला एस्पेक्ट देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. So, in Thanjar, the perennial river Kaveri flows near this beautiful town. Thanjar जैसे कि हमें पता है एक विलेज है, ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है. The Rajrajeshwar temple built by King Rajaraj Chola was very famous. थंजार में राजराजेश्वर टेम्पल जो कि किंग राजराज चोला के द्वारा बनाया गया था, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है, प्रसिद्ध है. The town people are all praised for its architect Kunjara Mallar Rajaraja Perutha Chachan, who has proudly carved his name on the temple wall. Inside is a massive शिवलिंग. जैसा कि हमें पता है कि थंजार में शिव जी का मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसका आर्किटेक्ट जो है वो कुंजर मल्ला राजराजा पेरू चचन द्वारा किया गया था. इन्होंने अपना जो नाम है ये बहुत ही सुंदर तरीके से टेंपल की दीवार पर लिखा हुआ है और उसके अंदर ही टेंपल के अंदर एक बहुत ही भारी भरकम शिवलिंग जो है विराजमान है. अब आगे देखते हैं. बिसाइड द टेंपल देयर आर पैलेसेस विथ मंडपास और पेविलियंस. किंग्स होल्ड कोर्ट इन दीज मंडपास इशूइंग ऑर्डर्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स. देयर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी. जैसा कि हमें पता है कि टेम्पल के साथ साथ थंजार में बहुत सारे पैलेसेस हैं जहाँ पर बहुत सारे महल हैं जिनमें मंडपा या हम पवेलियन कह सकते हैं इन्हें, ये हैं. किंग्स जो होते थे जो छोटी छोटी बातों पर चर्चा करनी रहती थी, कोर्ट लगाते थे, ये मंडपा के अंदर ही लगाते थे, मंडप के अंदर. और साथ ही अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में चर्चा विमर्श भी ये वहीं करते थे. और वहाँ पर बैरक थे आर्मी के लिए, जो किंग्स की आर्मी होती थी उनके लिए उन्होंने बैरक्स भी बना रखे थे टेम्पल्स के पास ही. नेक्स्ट पॉइंट. द टाउन बसल्स विथ मार्केट्स सेलिंग्स ग्रेन स्पाइसेस क्लॉथ एंड ज्वेलरी. टाउन्स में सबसे ज़्यादा सेलिंग होती थी अनाज की, मसालों की, कपड़ों की और खासकर ज्वेलरीज की. वाटर सप्लाई फॉर द टाउन केम फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स. हमें पता होना चाहिए कि थंजार में जो पानी है वो कुएँ से या टैंक्स की मदद से आता था. द सालिया वीवर्स ऑफ थंजार एंड द नियर बाय टाउन ऑफ उरायूर वर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स फॉर फ्लैग्स to be used in the temple festival
fine cottons for the king and nobility and coarse cotton for the masses. जैसा कि हमें पता है कि किंग्स जो होते थे वो सबसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते थे. जो सालिया वीवर्स होते थे थंजार के, जो कि एक नियर बाय टाउन था थंजार का, उरायूर, ये जो थे ये कॉटन के क्लोथ्स बनाते थे. जैसे कि ये फ्लैग्स बनाते थे, क्योंकि फ्लैग्स जो है ये टेंपल के फेस्टिवल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था. फाइन कॉटन्स जो अच्छा क्वालिटी होता था कॉटन का, ये किंग्स के लिए यूज़ करते थे. और नोबल पर्सन्स या जो उच्च स्तरीय लोग रहते थे उनके लिए फाइन कॉटन्स का यूज़ किया जाता था. और कोर्स कॉटन या थोड़ा कम क्वालिटी का जो कॉटन होता था ये मासेस या पब्लिक के लिए यूज़ हुआ करता था. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज some distance away at Swalimalai, the Sthapis or sculptors made exquisite bronze idols and tall ornament bells, metal lamps. जैसा कि हमें पता है कि कुछ दूरी थंजार से कुछ दूरी के बाद में स्वालामलाई का एक टेम्पल था या एक प्लेस थी जहाँ पर स्कल्प्टर्स थे बहुत सारे या स्थापतीस थे. तो ये क्या करते थे, ये ब्रॉन्ज के आइटम्स बनाते थे, जैसे कि ऑर्नामेंटल बेल्ट या मेटल लैम्प्स हो गए या बेल्स हो गई. ये सब जो है ये स्थापतीस के द्वारा बनाया जाता था. नेक्स्ट वन इज़ यूजुअली असमता और इन लेटर टाइम्स अ ज़मींदार बिल्ट अ फोर्टिफाइड पैलेस इन और नियर दीज टाउन्स. जैसे कि हमें पता है कि कुछ ज़मींदार जो थे जिनके पास में बहुत सारी ज़मीनें होती थी, ये जो है ये सबसे ज़्यादा है फोर्टिफाइड पैलेस बनाते थे टाउन्स के पास में, नगर के पास में. सो दे लिव्ड यूजुअली अ समानता और इन लेटर टाइम्स अ ज़मींदार बिल्ट अ फोर्टिफाइड पैलेस इन और नियर दिस टाउन्स. क्या होता था कि जो समानता होते थे या ज़मींदार कह लीजिए, ये क्या करते थे, कुछ इनके पास में ज़मीन बहुत सारी होती थी तो ये क्या होते थे, फोर्टिफाइड पैलेसेस बनाते थे, जैसे किले के जैसे बहुत बड़े बड़े महल बनाते थे नियर द टाउन्स. They levied taxes on traders, artisans and articles of trade and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples which had been built by themselves or by rich merchants. These rights were recorded in inscription that have survived to these days. जैसा कि हमें पता है ये जो ज़मींदार होते थे ये खुद तो पैलेसेस बना देते थे लेकिन साथ में ये टैक्स भी लेते थे. जैसे कि बड़े बड़े व्यापारी हो गए उनसे ले लिया, आर्टिजन्स हो गए उनसे ले लिया, आर्टिकल जिनका सबसे ज़्यादा व्यापार उस टाइम पर होता था ये उनसे भी टैक्स ले लेते थे. या फिर ये कभी कभार पैसे दे भी देते थे या राइट्स दे भी देते थे लोकल टेम्पल्स को जो इनके हाथों बनाए हो या रिच मर्चेंट्स ने बनाए हो. तो ये जो टैक्सेस ये लेते थे ये जो है ये लोकल टेम्पल्स या इनके द्वारा बनाए हुए टेम्पल्स के लिए ही ये सबसे ज़्यादा काम में लेते थे. नेक्स्ट वन इज़ टेम्पल्स, टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स. अब हम टेम्पल्स और टाउन्स की बात करेंगे. सो थंजार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन. जैसा कि हमें पता है थंजार ये एक टेम्पल टाउन का उदाहरण है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेम्पल्स टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच cities develop. Temples were often central to the economy and society. Temples towns क्या होते थे, ये सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन का पैटर्न को बढ़ावा देते थे. अर्बनाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस जिससे एक रूरल एरिया या एक ग्रामीण क्षेत्र जो है ये एक शहरी एरिया में तब्दील हो जाए या जो है सिटीज़ में बदल कर ये डेवलप बने, आगे डेवलप करे कोई एक एरिया. तो ये टेम्पल टाउन्स क्या करते थे, उस एक पैटर्न को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते थे जो अर्बनाइजेशन को आगे बढ़ाए. टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. टेम्पल्स जो है सोसाइटी लेवल पे और इकोनॉमी लेवल पे दोनों में फ़ायदेमंद रहते हैं टेम्पल्स. नेक्स्ट वन इज़ रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डाइटीज़. रूलर्स या जो राजा महाराजा रहते थे ये टेम्पल्स इसलिए बनाते थे ताकि लोगों में एक आस्था जगी रहे और लोगों के मन में उनके लिए सम्मान जो है वो बढ़ता रहे या बरकरार रहे. दे ऑल्सो एंडोड टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट elaborate rituals, feed pilgrims and priests and celebrate festivals.
टेम्पल्स बनाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता था क्योंकि ये एक मनी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। साथ में ये यहाँ पर जो है अपने जो रीति रिवाज है ये दूसरे लोगों तक पहुँचाने का एक ज़रिया होता है, और साथ ही साथ हम लोग वहाँ पर जो है दान दक्षिणा का काम कर सकते हैं। साथ में प्रीस्ट या जितने भी पंडित रहते हैं वो वहाँ पर रह सकते हैं, और साथ में सभी लोग मिलकर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक्ड टू द टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशंस। जो लोग वहाँ पर देखने या घूमने आते हैं उन टेम्पल्स को, वो भी कुछ ना कुछ दान करके चले जाते थे। नेक्स्ट वन इज टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज्ड देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। टेम्पल की अथॉरिटीज़ जो होती थी, ये जो जितना भी चंदा या दक्षिणा आती थी, ये फाइनेंस, ट्रेड और बैंकिंग में लगा देते थे या मंदिर के जो है इम्प्रूवमेंट में लगा देते थे। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर्स, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater to their needs and those of the pilgrims. Thus grew temples towns. जितने भी प्रीस्ट या भी पंडित रहते थे, वर्कर्स रहते थे, आर्टिजन्स रहते थे या व्यापारी बड़े बड़े जो रहते थे, ये जो है टेम्पल के पास ही अपना बसेरा जमा लेते थे ताकि कुछ इन्हें पिलग्रिम्स या आने जाने वाले लोगों से इन्हें कुछ सहायता मिल जाए, या ये टेम्पल्स के साथ साथ खुद भी डेवलप हो सके। नेक्स्ट वन इज टाउन्स इमर्ज्ड अराउंड टेम्पल्स सच एज दोज ऑफ भिल्ला स्वामिन। जैसा कि हमें पता है भिल स्वामिन, दीज आर भील्स और विदिशा इन मध्य प्रदेश एंड सोमनाथ इन गुजरात। जैसा कि हमें पता है कि कुछ जो टेम्पल्स है ये टाउन्स के नाम पर ही जो है बनाए गए, जैसे कि भिल्ला स्वामिन या भिलसा, ये विदिशा का मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्रचलित टेम्पल है, और सोमनाथ जैसे कि हमें पता है गुजरात का स्वर्ण मंदिर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ अदर इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स टाउन्स इंक्लूडेड कांचीपुरम, जैसा कि हमें पता है, और मदुरई में तमिलनाडु के मदुरई में बहुत ही अच्छे टेम्पल, और तिरुपति बालाजी जैसा कि हमें पता है ये आंध्र प्रदेश के सबसे जो है प्रसिद्ध टेम्पल्स बहुत मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम पे बनाए गए थे। नेक्स्ट वन इज पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑल्सो स्लोली डेवलप्स इनटू टाउनशिप्स। वृंदावन उत्तर प्रदेश जैसा कि हमें पता है, एंड तिरुवनमलाई ये तमिलनाडु में है। ये जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर्स है या तीर्थ स्थल है, जो कि छोटे से लेके आज देखिए कितने बड़े लेवल पर ये डेवलप कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज अजमेर, जैसा कि हमें पता है अजमेर शरीफ राजस्थान इज़ द कैपिटल ऑफ द चौहान किंग्स ऑफ 12th century and later become the sub-Suba headquarters under the Mughals. It provides an excellent example of religious coexistence. जैसा कि हमें पता है कि चौहान और मुगल्स दो अलग अलग टाइप के लोग थे, लेकिन ये चौहान किंग्स जब शासन कर रहे थे राजस्थान में अजमेर में, तब 12th century में ये है अजमेर शरीफ जो है बनाया गया था चौहान के किंग्स के द्वारा, क्योंकि ये एक सब हेडक्वार्टर बनने जा रहा था मुगल्स का। ये एक रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट वन इज ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जैसा कि हमें पता है ये द सेलिब्रेटेड सूफी संत हु सेटल्ड देयर इन द 12th century अट्रैक्ट डिवोट्स फ्रॉम ऑल क्रीड्स नियर अजमेर इन द लेक पुष्कर विच हैज़ अट्रैक्ट पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। जैसा कि हमें पता है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने सूफी संत जो थे 12th century के, इन्हें सबसे ज़्यादा अजमेर बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये लेक के पास था। जैसा कि हमें पता है कि पुष्कर में आज भी मेले लगते हैं, ये भी जो है तीर्थ स्थल बहुत पुराने समय से मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि कैसे टाउन्स और ट्रेड्स ने साथ साथ मिलकर अर्बनाइजेशन को आगे बढ़ाया और साथ ही साथ लोगों में एक आस्था की जो है भावना ये बरकरार रखी। नेक्स्ट वन इज़ अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। देखते हैं आप, फ्रॉम द 8th century, 8वीं शताब्दी की बात है, द सब कॉन्टिनेंट वॉज डॉटेड विथ सेवरल स्मॉल टाउन्स। जैसा कि हमें पता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एशियन सब कॉन्टिनेंट जो है ये बहुत सारे स्मॉल टाउन्स से मिलकर बना था।
These probably emerged from large village, और यही स्मॉल टाउन से मिलकर लार्ज विलेज बने जो कि आगे अर्बनाइजेशन के थ्रू सिटीज़ में डेवलप हुए. सो दे यूजुअली हैड अ मंडापिका और मंडी ऑफ लेटर टाइम्स. जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर लार्ज विलेज के अंदर मंडापिका या मंडी जो लेटर टाइम्स की थी, टू विच नियर बाय विलेजर्स ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल. दे हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हाट. जैसे कि हमें पता है हाट आज भी लगता है. दीज आर लाइंड विथ शॉप्स. हाट बाज़ार जैसा कि हमें पता है, मंडी या हाट बाज़ार ये जो है ये लार्ज विलेजेस से शुरू हुई, जहाँ पर गलियों में जो है सबसे ज़्यादा लोग अपने जो प्रोडक्ट्स रहते थे वो सेल करते थे और बनाते भी थे लोग सेल करने के लिए, जिससे अर्निंग जो है बनी रहे उन लोगों की. सो नेक्स्ट वन इज़ besides there were streets for different kinds of artisan such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, stone masons etc. तो ये जो है बाद में बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट काइंड्स की, जैसे कि पॉटरीज हमें देखने को मिलती है या मिट्टी के गमले देखने को मिलते हैं, ऑयल प्रेसर्स ऑयल वाले देखने को मिलते हैं, शुगर मेकर्स, टोडी मेकर्स और ड्रिंक मेकर्स, स्मिथ्स या लोहार हम कह सकते हैं, स्टोन मेसन्स या जो पत्थर को काट काट कर जो अलग अलग आकृतियाँ बनाते हैं. सो ये जो सब लोग हैं ये एक ही हाट में जो है अपनी अपनी दुकानें लगाते थे. सो विद इन अ प्लेस हमें सारी चीज़ें जो है आसानी से मिल जाती थी, इसलिए ये सबसे ज़्यादा किफ़ायती भी होता था. नेक्स्ट वन इज़ वाइल सम ट्रेडर्स लिव्स इन टाउन्स अदर्स ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन टू टाउन. कुछ जो व्यापारी होते थे वो तो अपने टाउन्स में ही रहते थे, या जो कुछ रहते थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, टाउन टू टाउन ये घूमते थे और अपने सामान को बेचते थे. Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell products of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut and spices like pepper. जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारे व्यापारी अलग अलग होते थे, तो ये या तो कुछ चीज़ें पास से खरीद कर ही बेच देते थे या फिर ये अलग अलग जगह से आते थे और बदले में हॉर्स, सॉल्ट, कैम्फर, सेफ्रन या केसर, बीटल नट या काली मिर्ची या पीपर ऐसे जो स्पाइसेस रहते थे ये दूर दूर से लेकर आते थे और जो है एक जगह सर्कुलेट करते थे. Next one is usually a samanta or in later times a zamindar built a fortified palace in near these towns. They levied taxes on traders, artisans and articles of trade and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples which had been built by themselves or by rich merchants. These rights were recorded in inscription that have survived to this day. So, अब next हम देख लेते हैं ट्रेडर्स बिग्स एंड स्मॉल्स. ये सेक्शन हम जो है थोड़ा डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, बट देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स लाइक बंजारास और द वन हु मूव हियर एंड देयर एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स. सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स. जैसा कि हमें पता है कि बंजारास जो होते थे ये डिफरेंट टाइप्स के होते थे. ये जो है इनका कोई ठोल ठिकाना नहीं रहता था, इसलिए ये बंजारा कहलाते हैं और ये अलग अलग जगह जाकर जो है व्यापार करते थे. सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन विथ हेडमैन हु नेगोशिएट और देयर बिहाफ विथ वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस. सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हॉर्स ट्रेडर्स या घोड़े के जो व्यापारी होते थे इन्होंने अपने एसोसिएशन बना के रखे थे. इनका एक हेडमैन होता था जिनके हिसाब से ही जो घोड़े के दाम हैं ये सिलेक्ट होते थे और साथ ही साथ इनसे जो भी घोड़े जो है सबसे ज़्यादा खरीदे जाते थे वो जो है वॉरियर्स या सैनिक दल खरीदते थे ताकि जो है ये फाइट में या वार्स में काम आ सके हॉर्सेस. नेक्स्ट वन इज सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट दे यूजुअली ट्रेवल इन caravan and formed guilds to protect their interests. There were several such guilds in South India from the 8th century onwards, the most famous being the Manigraman and Nanadesi. जैसा कि हमें पता है कि ट्रेडर्स को बहुत सारे बड़े बड़े राज्यों से घूमते हुए फॉरेस्ट से
घूमते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो ये क्या करते थे, रास्ते में भी अपना जो व्यापार है बढ़ाने के लिए ये जो है एक ग्रुप बनाते थे, कारवा ये बनाते थे, और साथ में कैरावंस के साथ साथ ये गिल्ड्स भी बनाते थे, ताकि इनका जो है इंटरेस्ट या जो सेलिंग, ताकि ये आसानी से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं ये आसपास के साथ साथ जो दूसरे किंगडम्स हैं उनमें भी ये पहुंचा सके। देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स, जैसा कि हमें पता है साउथ इंडिया में 2 गिल्ड्स सबसे ज़्यादा फेमस है, जैसे कि मणिग्रामन और नाना देसी। ये 8th सेंचुरी में बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट, मणिग्रामन एंड नाना देसी। नेक्स्ट वन इज these guilds traded extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China। बाद में इनका व्यापार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये पेनिसुला में और साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया में भी और चाइना के साथ भी मिलकर जो है सबसे ज़्यादा काम करने लगे, मणिग्रामन और नाना देसी गिल्ड्स। नेक्स्ट वन इज देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज़ लाइक द चेटियार्स एंड द मारवाड़ी ओसवाल्स हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। बाद में जैसे कि हमें पता है कि चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल इन्होंने क्या है प्रिंसिपल बनाया, सिद्धांत बनाया ट्रेडिंग ग्रुप्स का कंट्रीज़ को लेकर, जैसे कि ये जो है विद इन अ कंट्री के साथ साथ किसी एक या एक से अनेक कंट्रीज़ में भी व्यापार कर सके। सो चेरिटरी एंड मारवाड़ी ओसवाल्स इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट वन इज़ गुजराती ट्रेडर्स। अब गुजराती ट्रेडर्स या गुजराती व्यापारियों की बात करें, इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोराज, ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि गुजरात ट्रेडर्स हिंदू बनिया के साथ साथ मुस्लिम के बोरा और साथ में रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में भी ये सबसे ज़्यादा जो है काम करते थे गुजराती ट्रेडर्स। दे सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस इन दिस पोर्ट्स एंड इन एक्सचेंज ब्रॉड गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका एंड स्पाइसेस, चीन, चाइनीज ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। बाद में ये क्या करने लगे, इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में, जैसा कि हमें पता है, ये पोर्ट्स पर जाकर जो है ट्रेड करते थे, लेकिन ये टेक्सटाइल या कपड़े जो है बेचते थे और साथ में स्पाइसेस या मसाले भी बेचते थे, और वहाँ से लाने के लिए आते वक्त ये गोल्ड या आइवरी लेकर आते थे अफ्रीका से, या स्पाइसेस ले आए, मसाले ले आए जो इंडिया में नहीं होते थे, टिन ले आए, चाइनीज़ ब्लू पॉटरी ले आए या सिल्वर ले आए, ये लाते थे साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से। नेक्स्ट वन इज द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट were the home of Arab, Persian, Chinese, Jewish and Syrian Christian traders। जो वेस्ट कोस्ट था वो सबसे ज़्यादा बड़ा टाउन था अरब कंट्रीज़ के लिए, पर्शियंस के लिए, चाइनीज़ के लिए, जेविश के लिए, साइरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स के लिए। सो इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट वन इज़ इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ्स वर सोल्ड इन रेड सी पोर्ट्स वर परचेज्ड बाय इटालियन ट्रेडर्स। इंडियन स्पाइसेस और जो क्लोथ्स थे, जैसा कि हमें पता है सबसे ज़्यादा जो है गुजराती ट्रेडर्स इनका व्यापार करते थे, तो ये सबसे ज़्यादा खरीदे जाते थे इटालियन ट्रेडर्स के, एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट्स फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट्स। और इटालियन ट्रेडर्स इन्हें जो है यूरोपियन मार्केट्स में उतार देते थे और इनसे उन्हें बहुत ज़्यादा यूरोपियन मार्केट्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इटालियंस को हुआ। नेक्स्ट वन इज़ spices grown in tropical climates like pepper, cinnamon, nutmeg, dried ginger, etc. became an important part of European cooking, and clothes were very attractive. This eventually drew European traders to India। बाद में क्या हुआ, इटालियंस ने जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है स्पाइसेस देना शुरू करा। सो यूरोपियन लोग जो है वो सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हुए क्योंकि पेपर, सिनामन, नटमैग, ड्राइड जिंजर ये जो है ये वहाँ पर नहीं उगता था। सो ये इंडिया से जो है इटालियन जाता था, इटली जाने के बाद में ये यूरोप जाता था। तो बाद में यूरोप कंट्रीज़ ने क्या किया, खासकर अगर क्लोथ्स की बात करें तो कॉटन के लिए और स्पाइसेस के लिए ये डिपेंडेंट हो गए डायरेक्ट इंडिया पर, और यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ये मार्केट करने के लिए इंडिया से इन्होंने कांटेक्ट किया। सो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्राफ्ट्स इन टाउन्स। अब छोटे छोटे टाउन्स में क्या
क्राफ्ट्स होते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बिदार वर फेमस फॉर देयर इनली वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर। जैसा कि हमें पता है बिदार्स ये जो है सबसे ज़्यादा जाने जाते थे कॉपर और सिल्वर का काम करने के लिए। इट कैम टू बी कॉल्ड बिद्री, इसलिए इन्हें बिद्री भी कहते थे इस कला को। नेक्स्ट वन इज़ द पंचालाज और विश्वकर्मा कम्युनिटी। अब पंचाल या विश्वकर्मा कम्युनिटी की बात करें, कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, ये सुनार, ब्रॉन्ज स्मिथ या ब्रॉन्ज का काम करने वाले, ब्लैक स्मिथ, मैजन्स एंड कारपेंटर्स वर एसेंशियली टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। मतलब सबसे ज़्यादा काम जो बिल्डिंग्स और टेम्पल्स का करते थे ये विश्वकर्मा कम्युनिटी या पांचाल कम्युनिटी करते थे। दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वायर। मतलब जितने भी क्राफ्ट या कंस्ट्रक्शन का काम जो भी है ये पंचाल या विश्वकर्मा कम्युनिटी करती थी। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट वन इज वीवर्स सच एज सालियार और काकीकोलार्स emerged as prosperous communities making donations to temples। बाद में क्या हुआ, जो सालियार और काकीकोलार्स जो थे ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटीज़ थी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती थी और डोनेशंस देती थी टेम्पल्स के लिए, क्योंकि ये वीविंग की थी, वीविंग ऑफ क्लोथ्स। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है सालियार एंड काकीकोलार्स। नेक्स्ट पॉइंट, सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लोथ मेकिंग like cotton cleaning, spinning and dyeing became specialized and independent crafts। बाद में क्या हुआ, जो कॉटन हमारे यहाँ उगता था ये क्लॉथ मेकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ, क्योंकि कॉटन को सबसे पहले क्लीन करके, स्पाइन करके, डाई करके फिर उनसे जो है क्लॉथ्स बनाते थे। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करा दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को भी, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों को। नेक्स्ट वन इज़ अ क्लोजर लुक टू हम्पी, मासुलीपट्टनम एंड सूरत। सबसे पहले हम हम्पी की बात करेंगे। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी जैसा कि हम पिक में देखा था एनसीईआरटी में। अब हम्पी कहाँ पर है, हम्पी इज लोकेटेड एट कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन विच फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड इन 1336। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि हम्पी जो है ये 1336 में विजयनगर एम्पायर में कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन के किनारे बसा हुआ एक जो है बहुत प्यारी जो है कलाकृति है। द मैग्निफिशेंट ruins एट हम्पी रिवील्ड अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। हम्पी जो है एक वेल फोर्टिफाइड सिटी है क्योंकि यहाँ पर फोर्ट्स सबसे ज़्यादा है। नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स एंड द टेक्निक फॉलोड वॉज टू वेज दैम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम्पी को बनाने के लिए किसी भी मोर्टार या सीमेंटिंग एजेंट का यूज़ नहीं किया गया। इसकी वॉल्स जो है ये पत्थरों की बनी है और पत्थर भी इंटरलॉकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। नेक्स्ट वन इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव। ये हम्पी का जो आर्किटेक्चर है ये सबसे अलग है। क्या रीजंस है, अब हम बारी बारी से जानते हैं। द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड splendid arches, domes and pillarized halls with niches for holding sculptures। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि वहाँ पर आर्चेस है, डोम्स है, पिलर्ड हॉल्स हैं, मतलब पिलर बहुत सारे हैं और निकेज भी बनाए हैं नीचे, ताकि ये जो स्कल्पचर्स है या कलाकृतियाँ हैं इन्हें जो है इनके वेट को सबसे ज़्यादा ये जो है होल्ड कर पाए। नेक्स्ट वन इज़ They also had a well-planned orchid and pleasure gardens with sculptures motifs such as lotus and corbels। इनमें जो है दीवारों में बहुत ज़्यादा अच्छी सुंदर कलाकृतियाँ हैं, खासकर लोटस और कॉर्बल्स की। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द 15th and 16th century हम्पी bustled with commercial and cultural activities। हम्पी ने 15th और 16th सेंचुरी के अंदर सबसे ज़्यादा कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ में लोगों ने भाग लिया। मूर्स इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, अ नेम यूज कलेक्टिवली फॉर मुस्लिम मर्चेंट्स के ग्रुप को हम मूर्स कहते हैं। चैतीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज पुर्तगास थ्रॉन मार्केट्स टू हम्पी। हम्पी इतना सुंदर था कि लोग देखने के लिए आए और साथ में
वहाँ पर अपना जो है व्यापार भी जमाने लगे, खासकर यूरोपियन ट्रेडर्स, क्योंकि वो जो है इंडियन टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, जैसा कि हमें पता है। देवदासीज और टेम्पल डांसर्स performed before the deity, royalty and masses in the many pillared halls in the Virupaksha, a form of Shiva temple। जैसा कि हमें पता है कि साउथ में विरूपक्ष टेम्पल है शिव जी का। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जो है विरूपक्ष में, जैसा कि हमें पता है कि रॉयल्टी और मासेस के साथ में परफॉर्म करे जाते थे डांस बाय देवदासीज, और वो जो था एक हब बन गया था कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है विरूपक्षा। नेक्स्ट वन इज़ द महानवमी फेस्टिवल। जैसा कि हमें पता है रामनवमी या महानवमी, नोन एज नवरात्रि इन द साउथ। जैसा कि हमें पता है कि नवरात्रि 9 दिन होते हैं माता जी के। सो नवमी के दिन या महानवमी के दिन, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी। हम्पी में जो है सबसे ज़्यादा अच्छे से महानवमी का आयोजन किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट have found the Mahanavami platform where the king received guests and accept tribute from subordinate chief. From here, he also watched dance and music performance as well as wrestling bouts। जैसा कि हमें पता है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता किया है कि महानवमी के दिन जब किंग्स आते थे, गेस्ट आते थे, जब वहाँ पर नवरात्रि का आयोजन सबसे ज़्यादा अच्छे से होता था हम्पी में, तो वहाँ पे जो दूसरे कंट्रीज़ के या सबऑर्डिनेट चीफ्स थे वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल फॉर्म में आते थे। उन्हें कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती थी आने के लिए, और साथ ही साथ वो वहाँ पर डांस म्यूज़िक परफॉर्मेंस को अच्छे से देखते थे और रेसलिंग बाउंड्स को भी देखते थे, और साथ ही साथ जो किंग्स हैं उनसे ये सलाह मशवरा करके वो अपने जो ट्रेडर्स को जो है उस जगह पर लेकर आते थे ताकि जो है उनका व्यापार बढ़ सके इंडिया के साथ में। सो ये जो है ये कम्युनिकेशन बढ़ता गया आगे। नेक्स्ट वन इज़ Hampi fell into ruin following the defeat of Vijayanagar in the 1965 by the Deccani Sultans of rulers of Golconda, Bijapur, Ahmednagar, Berar and Bidar। हम्पी जो है सबसे ज़्यादा बुरा समय हम्पी का 1565 में आया, जब विजयनगर की हार हुई, डेक्कन सुल्तानस की जीत हुई, जैसे कि रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरर और बिदार ने साथ में जो है विजयनगर पर हमला किया था। सो इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है हम्पी। नेक्स्ट वन इज़ द सूरत गुजरात। सो अब देखते हैं, अ गेटवे टू द वेस्ट ऑफ इंडिया इज़ द सूरत। सो सूरत इन गुजरात वॉज अ एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विथ कैम्बे, प्रेजेंट डे खम्बत एंड समवॉट लेटर इज़ अहमदाबाद। जैसा कि हमें पता है कि सूरत जो है वेस्टर्न ट्रेड्स के लिए सबसे अच्छा गेटवे था, क्योंकि ये मुग़ल एम्पीरियर के टाइम से जो है ये कैम्बे या प्रेजेंट डे खम्बत जिसे हम कहते हैं, ये पहले अहमदाबाद में था। सो इनके टाइम से जो है सूरत में जो है ट्रेड का काम चल रहा था। सो इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। सूरत वॉज द गेटवे फॉर द ट्रेड इन द वेस्ट एशिया वाया दी गल्फ ऑफ ऑर्मुज़। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि ये गल्फ ऑफ ऑर्मुज़ के से होते हुए जो है ट्रेड जो है सबसे ज़्यादा जो है होता था इंडिया में थ्रू दी वेस्ट एशिया। नेक्स्ट वन इज़ सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मिका बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हियर। द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव्ड देयर। जैसा कि हमें पता है कि सूरत को जो है गेट टू मिका या मिक्का का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा यात्री उन अपनी शिप्स लेकर आते थे और वहाँ पर रोक कर रखते थे। सूरत जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जहाँ पर अनेक प्रकार के लोग जो है साथ में रहते थे, क्योंकि बिकॉज ऑल कास्ट एंड creeds lived there, so it is a cosmopolitan city. Next one is in the 17th century, the Portuguese, Dutch and English had their factories and warehouses at सूरत। जैसा कि हमें पता है कि पुर्तगाल, डच और इंग्लिश कंपनीज जो है ये अपने वेयर हाउस लेकर सूरत पहुंची थी।
अकॉर्डिंग टू एन इंग्लिश क्रॉनिकल ओविंगटन बहुत ही अच्छे राइटर थे, हु रोट एन अकाउंट ऑफ पोर्ट इन द 1689. On average, 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time. जैसा कि हमें पता है कि ओविंगटन ने अपनी एक बुक में लिखा था 1689 में कि अगर किसी भी समय पर अगर हम सूरत पोर्ट पर देखें तो वहाँ पर कम से कम 100 शिप्स तो हमें ऐसी मिलेगी जो अलग अलग देशों की जो है वहाँ पर आकर रुकी है। किसी भी गिवन टाइम में हम देख सकते हैं 100 शिप तो कम से कम मिलेगी ही। तो हम इसे जान सकते हैं कि कितना जो है सबसे ज़्यादा ट्रेड सूरत में होता था उस टाइम पर 16th सेंचुरी में। नेक्स्ट वन इज़ देयर वर ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप्स सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल्स। The textiles of Surat were famous for their gold-lace borders or zari and had a market in West Asia, Africa and Europe. जैसा कि हमें पता है कि सूरत में सबसे ज़्यादा रिटेल और होलसेल शॉपिंग होती थी, सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल्स की, क्योंकि गुजराती ट्रेडर्स जो है ये सबसे ज़्यादा वही काम करते थे। सो इट वॉज़ अ फेमस, क्योंकि सूरत की साड़ियाँ सबसे ज़्यादा फेमस होती थी, खासकर क्योंकि यहाँ इनमें गोल्ड लेस बॉर्डर्स या जरी करी हुई होती थी। सो इनका मार्केट सबसे ज़्यादा वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका और यूरोप में सबसे ज़्यादा चलता था। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउस टू टेक केयर ऑफ द पीपल नीड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड who came to the city. There were magnificent buildings and innumerable pleasure parks. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि सिटी ऑफ सूरत में सबसे ज़्यादा रेस्ट हाउस बनाए गए उन लोगों के लिए जो इंडिया से अलग अलग देशों से आकर वहाँ पर रहते थे। देयर वर मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स एंड इनन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स। इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी जो है प्लेजर पार्क्स भी बनाए गए, जिससे जो है उन्हें व्यापार करने में और भी ज़्यादा रुचि आए। नेक्स्ट वन इज़ द खातियावाड़ सेठ और महाजन्स। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, महाजन्स और मनी चेंजर्स हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत। जो जितने भी महाजन्स होते थे या काठियावाड़ सेठ होते थे, इन्होंने अपने बहुत बड़े बैंकिंग हाउस जो है सूरत में बनाए हुए थे। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट वर्दी दैट द सूरत हुंडी वर ऑनर्ड इट in the far off markets of Cairo in Egypt, Basra in Iraq and Antwerp in Belgium. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि हुंडी या आज के टाइम पे जिसे हम चेक कहते हैं, कुछ लोग जो है इतना ज़्यादा सामान जो है अपने हुंडी बेस पर लेकर जाते थे और यहाँ पर जो है बिग बैंक जो महाजन से बना रखे थे वहाँ पर ये एग्रीमेंट होते थे। सो हुंडी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप रेफ़र कर सकते हैं। सो ये फार ऑफ मार्केट्स होते थे, जैसे कि सियारो होता था इजिप्ट में, बसरा होता था इराक में और एंट्रेप होता था बेल्जियम में। सो ये जो है ये बड़े बड़े मार्केट के लिए हुंडीज जो है ये एकमात्र साधन हुआ करता था। नेक्स्ट वन इज़ सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। बाद में सूरत का जो व्यापार है ये धीरे धीरे 17th सेंचुरी के आखिरी में आते आते कम होते गया। सो क्यों कम होते गया, अब हम देखते हैं। 3 पॉइंट्स थे। फर्स्ट वन इज़ द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। हमें पता है कि सूरत जो है मुग़ल एम्पायर से चलता था और मुग़ल एम्पायर जो है 17th सेंचुरी के आखिरी तक, औरंगज़ेब के आने तक जो है धीरे धीरे कम होते गया। सो मार्केट और प्रोडक्टिविटी जो है दोनों जो है ये मुग़ल एम्पायर के ख़त्म होने से जो है सूरत में भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय दी पुर्तगास। पुर्तगास ने क्या करा, सी रूट्स बंद कर दिए। सो जिससे भारत के बाहर के, इंडिया के बाहर के जितने भी कंट्रीज़ थे उन्हें जो है सी रूट्स से इंडिया आने में, थ्रू दी वेस्ट एशिया आने में जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे, प्रेजेंट डे मुंबई में कंपटीशन बढ़ गया। सो इसलिए सूरत जो है अपना ट्रेड अच्छे से नहीं कर पाया। वाइल द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर इन द 1668। जैसा कि हमें पता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर जो है बॉम्बे में बना दिया था 1668 में। सो इसलिए कंपटीशन जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो इसलिए 17th सेंचुरी के आखिरी तक जो है सूरत का जो
जितना भी व्यापार था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। इम्पॉर्टेंट है, हमें तीनों पॉइंट्स जो है ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टुडे सूरत इज़ अ बस्लिंग कमर्शियल सेंटर। जैसा कि हमें पता है सूरत की साड़ियाँ आज की तारीख में इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट वन इज़ फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स इन मासुलीपट्टनम इन द साउथ ऑफ इंडिया। सो अब हम मासुलीपट्टनम की बात कर लेते हैं। मासुलीपट्टनम या मछलीपट्टनम ये लिटरली फिश पॉट टाउन है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है फिश पॉट टाउन। ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर, ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। इन दी 17th सेंचुरी इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। 17th सेंचुरी में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती थी। Both the Dutch and the English East India companies attempted to control over the Masulipattnam as it became the most important port for the Andhra coast. Important है, हमें याद रखना है कि वेस्टर्न कोस्ट जो है वो सूरत में है और आंध्रा कोस्ट जो है ये मासुलीपट्टनम से होकर निकलता है। सो डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहते थे कि ये पूरा कंट्रोल मासुलीपट्टनम पर कर ले, जिससे जो है आंध्रा कोस्ट भी उनके हाथों आ सके। द फोर्ट एट मासुलीपट्टनम वॉज बिल्ड बाय द डच। मासुलीपट्टनम का जो फोर्ट है या किला है ये जो है डच द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट वन इज द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of various East India companies. कुतुब शाही जो गोलकोंडा के रूलर थे, इन्होंने क्या करा, रॉयल मोनोपोलीज निकाली ताकि टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस का सबसे ज़्यादा जो कारोबार रुक गया था इसे आगे बढ़ाया जाए और साथ ही साथ डिफरेंट ईस्ट इंडिया कंपनीज से जो है अपना नाता ना रहे, मासुलीपट्टनम खुद में आगे जो है बढ़े, इसलिए इन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ नहीं मिलाया। फायर्स कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, द गोलकोंडा नोबल्स, जैसा कि हमें पता है पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमती चेटीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रॉस्परस। बाद में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि मासुलीपट्टनम ने गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमती, यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जो है बहुत ज़्यादा अपने ट्रेडर्स स्टार्ट करे, धीरे धीरे शॉर्ट लेवल पे, छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पर। सो इन्होंने क्या करा, सिटी को बहुत ज़्यादा पॉपुलस बना दिया क्योंकि एक ही सिटी के अंदर इतने सारे लोग जो है अपना ट्रेड स्टार्ट करने लगे थे। सो नेक्स्ट वन इज़ एज द मुगल्स बिगेन्स टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English against each other. बाद में क्या हुआ, जब मुगल्स ने गोलकोंडा पर पूरी तरीके से अपनी पावर दिखाना शुरू की तो उनके रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि हमें पता है गोलकोंडा के मुगल्स के मिर जुमला जो थे, ये भी एक मर्चेंट थे। इन्होंने क्या करा, डच और इंग्लिश के साथ में अपना हाथ मिला लिया और इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। इन द 1686 एंड 87 द मुगल एम्पीरियर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा। औरंगजेब ने 1686 एंड 87 के बीच में गोलकोंडा पर जो है अपना राज्य बना लिया। दिस कॉज्ड द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स। बाद में क्या हुआ, इससे गोलकोंडा के साथ में जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो संबंध थे वो टूट गए। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने देखा कि मुग़ल एम्पीरियर जो है गोलकोंडा को जीत चुके हैं, तो इन्होंने अपने जो है अल्टरनेटिव्स निकालने के सोचे क्योंकि इन्हें पता था कि मुग़ल एम्पीरियर अब इन्हें आगे ट्रेड नहीं करने देंगे। सो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने और यूरोपियन कंपनीज ने क्या किया, it was a part of the new policy of the English East India Company that it was not enough if a port had connections with the production centers of the hinterland. The new company trade centers, it was felt, should combine politically, administratively and for commercial roles. बाद में क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा कि जितनी भी हिंडरलैंड या जितनी भी शॉर्ट प्रोडक्शन सेंटर्स है ये अपने साथ में हाथ मिला ले, जिससे जो है
कंपनीज पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और कमर्शियल लेवल पर जो है एक दूसरे के साथ काम कर सके। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव्ड टू बॉम्बे, बाद में क्या हुआ, कंपनी ट्रेडर्स बॉम्बे, कलकत्ता प्रेजेंट डे कोलकाता एंड मद्रास प्रेजेंट डे इन चेन्नई। Masulipatam lost both its merchant and prosperity and declined in the course of the 18th century, being today nothing more than a dilapidated little town। बाद में क्या हुआ, कंपनीज ने जैसे ही हाथ मिलाया उनके बीच में कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे ट्रेडर्स को ख़रीद लिया और बाद में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में अपने सेंटर से जमाने शुरू कर दिए। बाद में मासूलीपट्टनम को जो है उसके भी सारे ट्रेडर्स ले लिए गए और जैसा कि हमें पता है आज की तारीख में मासूलीपट्टनम जो है एक लिटिल टाउन बनकर रह गया है, बिकॉज मासूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ ऑफ इट्स मर्चेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। सो नेक्स्ट वन इज़ न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। अब हम न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स की बात करते हैं। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। In the 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textiles। 16th और 17th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ खाने के लिए मसाले और पहनने के लिए कपड़े ढूंढ रही थी। बाद में क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ ने 18th सेंचुरी तक आते आते स्पाइसेस और टेक्सटाइल के जितने ट्रेडर्स थे इंडिया के, उन्हें सबको खरीद लिया। European countries were searching for spices and textiles which had become popular both in Europe and Western Asia। हमारे मसाले जो है वो सबसे ज़्यादा यूरोपियन और वेस्टर्न एशिया में जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। The English, Dutch and French formed the East India Companies in order to expand their commercial activities in the East। बाद में क्या हुआ, इंग्लिश, डच और फ्रेंच ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जिन्हें बाद में ये ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने के लिए जो है जाना जाता है। इनिशियली द ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफर, वीर जी व्योरा, हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स, कम्पीट विद देम। बाद में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे पहले जो है इंडियन ट्रेडर्स ने फाइट किया, जैसे कि मुल्ला अब्दुल गफर, वीर जी वोरा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ शिप्स जो है खरीदी थी। ये शिप्स के बेस पर जो है कंपटीशन होता था इनका। हाउएवर द यूरोपियन कंपनीज यूज्ड देयर naval power to gain control over the sea trade and forced Indian traders to work as their agents। बाद में क्या करा, यूरोपियन कंपनीज ने अपने पावर दिखाते हुए जो है सी ट्रेड पर जो है कंट्रोल करना शुरू करा, ताकि जितने भी इंडियन ट्रेडर्स हैं ये खुद इंडिपेंडेंट ना रहकर ये बाहर ट्रेड ना कर सके। ये ट्रेड करना हो तो इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है परमिशन लेनी पड़े। इन्होंने क्या करा, देखते हुए इंडियन ट्रेडर्स को फोर्स किया ताकि ये उनके एजेंट बने और ईस्ट इंडिया कंपनी में ये पार्टिसिपेट करें। अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सबकॉन्टिनेंट। द स्प्रूथ इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक textile led to a great expansion of their crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. with more and more number of people taking them up। बाद में क्या हुआ, इंग्लिश ने अपना जो है व्यापार इतना ज़्यादा बढ़ाया कि कमर्शियल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, सब लेवल पर इन्होंने विदिन अ सब कॉन्टिनेंट जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया, जिसमें सबसे ज़्यादा क्राफ्ट यूज़ हुए थे, स्पाइनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एक्सेट्रा, बिकॉज जो है लोगों के पास में वेराइटीज़ नहीं थी कपड़ों की पहनने के लिए। इंडियन टेक्सटाइल्स को सबसे ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट वन इज़ इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइंस बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड। बाद में क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइंस को भी जो है नया करा गया। हाउएवर दिस पीरियड ऑल्सो सॉ the decline of the independence of the craft persons। They now began to work in a system of advances, which mean that they have to weave clothes which was already promised to European agents। बाद में क्या हुआ, यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सारे ट्रेडर्स, इंडियन ट्रेडर्स को रख लिया और इन्हें पता होते हुए भी इंडियन ट्रेडर्स को कि ये कपड़े जो है ये यूरोपियन एजेंट्स के लिए
ऑलरेडी पेड एग्रीमेंट पे बनाए जा रहे हैं। इन्हें पता था कि ये हमारे इंडियन लोगों के लिए नहीं बन रहे हैं, फिर भी इन्होंने अपने जो काम है इसे आगे बढ़ाया और यूरोपियन एजेंट्स के लिए सबसे अच्छे कपड़े जो है इंडिया से जाते थे, जबकि इंडियन पीपल्स को इसका आइडिया भी नहीं था। नेक्स्ट वन इज़ वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लाइबिलिटी टू सेलिंग देयर ओन क्लॉथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न्स। वीवर्स के पास में अब ये जो है राइट नहीं था कि वो अपने खुद के प्रोडक्ट को सेल करें या अपनी खुद के डिज़ाइन जो है मार्केट में लेकर आ पाएँ। दे हैड टू रिप्रोड्यूस देयर डिज़ाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स। जो कंपनी एजेंट्स उन्हें डिज़ाइन देती थी वही उन्हें अब बनाना था। सो जितने भी वीवर्स थे उन्हें जो है लाइबिलिटी इनकी छीन ली गई, इनसे इनकी जो इंडिपेंडेंसी थी ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे छीन ली थी। द 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta, Madras, which were the nodal cities today. 18th century के अंदर जैसा कि हमें पता है बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जो तीनों हेडक्वार्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये जो है सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आए। ये आज की तारीख में बहुत ही बड़े नोडल सिटीज़ हैं इंडिया के। सो नेक्स्ट पॉइंट इज क्राफ्ट एंड कॉमर्स underwent major changes as merchants and artisans such as weavers were moved into the black towns established by the European companies within these new cities. The blacks or the native traders and craft persons were confined here while the white rulers occupied the superior residency of fort like St. George in Madras and St. Fort Williams in Calcutta. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि क्राफ्ट और कॉमर्स ने जो है सबसे बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में, बिकॉज जो यूरोपियन जितने भी बड़े बड़े लोग थे उन्हें हम वाइट्स कहते थे। दीज एम्पायर्स द सुपीरियर पोजीशन एंड लिव्स इन द फोर्ट्स, बड़े बड़े फोर्ट्स में रहते थे जैसे कि सेंट जॉर्ज इन मद्रास या सेंट विलियम हुआ कलकत्ता में, जबकि जो ब्लैक्स थे या इंडियन पीपल थे इन्हें जो है छोटी छोटी जगह पर ब्लैक टाउन्स जो यूरोपियन कंपनीज़ ने खुद इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करा वहीं पर इंडिया के लोगों को रखा और उन्हें ब्लैक पीपल का करार दिया था। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा जिससे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है हम इजीली कवर कर पाए। आई होप गाइज आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैं सारी आपको लाइन बाय लाइन हिंदी लैंग्वेज में समझा चुकी हूँ। आई होप आपको वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है और सब्सक्राइब भी। सो गाइज प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन जिससे आप इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी इजीली पा सकें। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अपकमिंग एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप स्कूल लाइफ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं नहीं बन पाते हैं और आप उससे रिलेटेड भी आइडियाज़ और शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।